नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर दमदार। इस बुलेटिन में दिन भर की सभी बड़ी खबरों की बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर आज की है, उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज है। आगे की तस्वीर क्या होगी, ये आपको न्यूज 18 सबसे पहले बताने का काम करेगा, क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है। फैसला क्या होगा, उत्तराखंड की सियासत की नई तस्वीर क्या सामने आएगी या फिर किसी नए फॉर्मूले पर बात बनेगी? समाधान की तरफ उत्तराखंड बीजेपी बढ़ेगी, इस तस्वीर की भी हम बात करेंगे, इन खबरों को बताएंगे। मगर आज दुनिया भर में महिला दिवस की धूम है। लोग अलग अपने अपने तरीके से महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और उनके गौरवशाली इतिहास की कहानियों को लिखकर नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य की तस्वीर को उकेरने का काम कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर महंगाई पर सियासी हंगामे की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने का काम किया है और लोगों को हो रही समस्याओं को लेकर सरकार से महंगाई कंट्रोल करने की मांग की है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी है, क्योंकि जो लोग फैसलों की घड़ी का इंतजार करते हुए सालों बिता देते हैं, ये उन सभी के लिए अच्छी खबर है। एक रेप मामले में रिकॉर्ड 52 दिन में आरोपियों को सजा सुनाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले खबर आ रही है चंदौली से, जहां पर 1 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। कामाख्या एक्सप्रेस से मिले 1 करोड़ के जाली नोट। डीडीयू, जीआरपी और आरपीएफ को यह कामयाबी मिली है। बरामद नोटों में सभी 2000 रुपए के नोट हैं। ट्रेन में लावारिस हालत में मिला पूरा पैसा। दिल्ली से असम जा रही थी कामाख्या ट्रेन। असम चुनाव में इन पैसों के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। नितिन गोस्वामी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, बहुत बड़ी बरामदगी हुई है, लेकिन कैसे ये कामयाबी हाथ लगी? निश्चित तौर पे बता दें कि चुनाव के मद्देनजर चेकिंग हो रही है और उसी चेकिंग के दौरान जीआरपी और आरपीएफ की चेकिंग दौरान ये 20वीं बोगी से ये बैग बरामद हुआ है, जिसे 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ 10 लाख रुपए के 2000 के नकली नोट बरामद हैं। और पुलिस का कहना है कि चूंकि बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन है, तो निश्चित तौर पे इस पैसे का उपयोग कहीं ना कहीं चुनाव में हो सकता था, जिसकी आशंका जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की को लेकर के जीआरपी ने एटीएस से भी संपर्क किया है और निश्चित तौर पे ये जांच की जा रही है कि ये पैसे कहाँ के इसमें डाले गए, इस गाड़ी में, और कहाँ से लदे और कौन लेके जा रहा था। ये पुलिस के लिए चुनौती भी है, क्योंकि इसको खोलना भी इसलिए जरूरी है इस पूरे मामले को कि ये कौन व्यक्ति था जो ये पैसा एसी बोगी से ये पैसा लेकर के आगे आसाम को जा रहा था और इस पैसे का उपयोग कहाँ और किस तरीके से होना है। तो लावारिस हालत में बैग को रख कर ले जा रहा था, मगर वो शख्स फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर। मगर 1 करोड़ 10 लाख की बरामदगी नकली नोटों की। और लखनऊ से भी बड़ी खबर है। यूपी के डीजीपी अपने अधिकारियों से नाराज हैं। संक्रमण से जवानों की मौत का डेटा देने में देरी हो रही है। समय से डेटा नहीं देने वाले कप्तानों से नाराज हैं डीजीपी। जवानों के परिवारों को पैसा देने में इससे देरी हो रही है। कई जिलों से मिली सूचना में गलतियां पाई गई हैं। कोविड सेल और कंट्रोल रूम के डेटा में फर्क है। डीजीपी ने पत्र लिखकर कप्तानों से अपनी नाराजगी जताई है। तो ये पूरी खबर इस तरह से है कि कोरोना काल में कोरोना की वजह से जिन पुलिस के जवानों की मौत हुई, उनका सही आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहा है मुख्यालय तक, और इस वजह से उन परिवारों को मदद देने में देरी हो रही है। और इसी पर नाराजगी जाहिर की है। डीजीपी ने खत लिखा है सभी जिलों के कप्तानों को कि इन गलतियों को सुधार कर तुरंत इन आंकड़ों को दुरुस्त किया जाए, ताकि परिवारों तक मदद पहुंचाई जा सके। तो ये पुलिस महकमे के लिए बड़ी खबर, उन तमाम परिवारों को लेकर के, खासतौर से जिन्होंने अपनों को खोया है इस कोरोना काल में। ऋषभ हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं, ऋषभ त्रिपाठी। ऋषभ, तो क्या ये कहां पर ऐसी चूकें हुई हैं जिस वजह से देरी हो रही है? अजय, देखिए, सरकार की ओर से ये कहा गया था कि अनुग्रह राशि दी जाएगी 50 लाख रुपए किस पुलिसकर्मी के परिवार को जिसकी कोरोना से मौत हुई होगी। जिसके बाद से लगातार डीजीपी ये कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस पेमेंट को डिस्बर्स करवाया जाए, लेकिन कुछ आंकड़े थे जिसमें भिन्नता आ रही थी। जो कोविड सेल बनी हुई है डीजीपी मुख्यालय में और जो डीजीपी का कंट्रोल रूम है, वहां के आंकड़े मैच नहीं कर रहे थे। जब इसका खुद एनालिसिस किया डीजीपी ने, तो उन्होंने ये पाया कि कुछ जिलों से सूचना सही समय पे नहीं दी जा रही और सही सूचना भी नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर वो काफी नाराज हुए और उन्होंने तुरंत अपनी ओर से पत्र लिखा है सभी जिले के कप्तानों को और पुलिस कमिश्नरेट में नोएडा और लखनऊ में
कि जो भी पुलिसकर्मी कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हुई है, तुरंत उनकी बिल्कुल सही सूचना भेजी जाए ताकि जल्द से जल्द उनके परिवारों को ये अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए की भेजी जा सके, जो सरकार की ओर से दी जा रही है। अजय, बिल्कुल, धन्यवाद आपका ऋषभ जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से सूचना मिले ताकि इन परिवारों को मदद पहुंचा सके सरकार। और उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आज लगातार दिन भर सुर्खियों में है। सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली पहुंचे। सीएम दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे अपने आवास पहुंचे और फिर कुछ देर बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में श्री श्री बाल गंगाधर स्वामी के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने बाल गंगाधर स्वामी से मुलाकात की, जिसके बाद वो दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर वापस लौट गए। हालांकि इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की से भी मुलाकात हुई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम था। इसके अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडर से भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह मिलने का कार्यक्रम है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने बताया है कि एक रूटीन ये विजिट है। नहीं, देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है, वो मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सर, और भी कई मंत्री और विधायक भी आए हैं। आते रहते हैं दिल्ली भाई। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी ने प्रदेश की महिलाओं के लिए मिशन शक्ति के दूसरे चरण का आगाज किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी ने दीप जलाकर मिशन के सेकेंड फेज को शुरू किया। पिछले साल नवरात्रि को शुरू होने वाले मिशन शक्ति के पहले चरण की बात करते हुए सीएम ने प्रदेश की महिलाओं के लिए किए गए कामों को बताया। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के कारण सरकार के सामने कई चुनौतियां थीं। इसके बावजूद हमने मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया है। सीएम ने यह भी बताया कि सरकार जाति और संप्रदाय के आधार पर कोई लकीर नहीं खींचती। आज समाज एक अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को उन्होंने सुना और हर समस्याओं को दूर भी किया। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के लिए। अनेक जो योजनाएं चली, कहीं ना कहीं उसकी किसी भी योजना की शुरुआत है, उसकी धुरी कहीं ना कहीं महिला की इर्द गिर्द घूमी है। प्रदेश सरकार जब आई थी तो हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो प्रदेश के बारे में कहा जाता जंगल राज है, कोई सुरक्षित नहीं है, हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके प्रत्येक थाना क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए जब महिला मिशन शक्ति का कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था तो 1535 थाने और 350 तहसीलों में हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क की स्थापना पहले चरण में संपन्न किया और वे सभी बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुत अच्छा उसका परिणाम वहां पर देखने को मिला है। तो योगी सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठा रही है। प्रदेश में महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं को चलाया जा रहा है ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। प्रदेश सरकार महिला सामर्थ्य योजना चला रही है। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 20% जगह दी जा रही है। सीएम कन्या सुमंगला के जरिए बेटियों की मदद की जा रही है। सभी जिलों में विमेन पावर हेल्पलाइन की शुरू किया गया है। सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड की से सोहदों पर लगाम लगा रही है और 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बनाकर महिलाओं की मदद का भरोसा देने का काम किया गया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को आज सम्मानित भी किया। योगी ने थारू जनजाति की आरती राणा को सम्मानित किया। 11 महिलाओं को भी सीएम ने सम्मान दिए। 13 बालिका छात्रावास का शुभारंभ हुआ। नवरात्रि में मिशन शक्ति कार्यक्रम को चलाया जाएगा। सीएम योगी ने ट्वीट भी इस मौके पर किया है कि यदि सभी लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि मिशन शक्ति इस दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। और मिशन शक्ति के शुभारंभ के बाद प्रदेश में महिला स्वावलंबन की मिसाल पेश करने वाली 11 उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में अपने काम से मिसाल पेश करने वाली इन महिलाओं ने अपने संघर्ष की कहानी को भी साझा किया।
अलग अलग महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरठ की प्रियंका गोस्वामी जी, जो कि एथलीट हैं, और आज जो इन्होंने संबोधन दिया है अपना मंच पर, वाकई उत्साह भरने वाला था। कैसा लग रहा है आपको इस सम्मान पाने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इससे बहुत मोटिवेट हुई हूँ। ओलंपिक से जाने से पहले मुझे यहाँ सम्मानित किया गया है, तो अच्छा लगा है। और अभी मैं जाके और मेहनत करके अपना ओलंपिक में देश का और प्रदेश का नाम रोशन करके आऊंगी। मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन भी दिया कि जो भी आपकी तैयारी में मदद हो पाएगी सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। जी बिल्कुल, उन्होंने किया है, क्योंकि और भी राज्यों में ऐसे स्कीम्स आई हैं कि ओलंपिक से पहले भी तैयारियों के लिए उनको मदद मिली है। तो मैंने भी वही चीज रखी, तो सर ने बोला भी है कि हाँ हम करेंगे हेल्प। जिन्होंने इतिहास रचा है कम से कम स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को जोड़ने को लेकर या फिर अपना स्टार्टअप शुरू करने को लेकर, आज कैसा लगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए सम्मानित होने के बाद? अरे तो दीदी आज तो मुझे बहुत खुशी है। कहाँ समूह ना होता तो आज मैं यहाँ कहाँ से आ जाती। समूह के माध्यम से ही तो मुख्यमंत्री जी से मैं मिल रही हूँ और मेरे गांव में योजनाएं आ रही हैं। यदि समूह ना होता, हम मतलब प्रेरित ना करते दीदियों को, तो आज क्या यहाँ आ जाते? कैसे मुख्यमंत्री से मिल पाते? कौन हमें पहचानता? हम तो एक नारी हैं गांव की। हम सोचते थे पता नहीं हम किसी से मिल पाएंगे कि हमें मतलब घर ही हार देखने, कभी देरी से बाहर ही नहीं कड़कते दीदी। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिल गए यहाँ आके, और मेरे घर में मुझे रोजगार भी मिल गया। मेरा लड़का रोजगार से लग गया, और दीदी मेरी छोटी सी टेंट की दुकान है, वो मेरे पति देखते हैं, और जो बल्ली डेयरी मेरे घर आई है मैं उसकी सहायिका हूँ। बाकी महिलाओं के लिए भी काम करना है? हाँ दीदी, हम पूरे क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। गाँव तो मेरा है ही, पर मैं क्षेत्र को भी प्रेरित करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। सम्मान मिलता है तो उत्साह बढ़ता है, और जो भी काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से करने का मनोबल प्राप्त होता है, और लोगों के साथ जुड़ने का जो एक अनुभव है वो और मजबूत होता है कि अपनी बात को अगर हम कहीं रखेंगे तो आगे तक जाएगी और लोगों के साथ भी अच्छा करने का मौका मिलेगा। तो सरकार ने आज महिलाओं को सम्मानित करके कहीं ना कहीं उत्साह भरने का, ऊर्जा भरने का काम किया, जिसके बाद से महिला यहाँ पर अपनी बातें, अपने अनुभव, अपने खट्टे मीठे अनुभव बताती हुई दिखाई दे रही हैं। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो महिला सम्मान की बातें हो रही हैं, मगर सियासी लड़ाई के बीच नेता एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कहां है आपका रोमियो स्कर्ट, कहां है आपका शक्ति मिशन? लगातार यहां पे हाथरस की घटना रिपीट होती रही, लगातार यहां पे उन्नाव की घटना रिपीट होती रही, चाहे लखनऊ घटना हो, चाहे लखीमपुर की हो, चाहे बाराबंकी की हो। लगातार महिलाओं पे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ता ही चला गया। योगी शासन में जिस तरीके से आपने कितने सारे प्रयोग किए, एंटी रोमियो बनाया, आपने महिला हेल्पलाइन बनाई, सबसे ज्यादा उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, महिलाओं पर अत्याचार हुए, कानून व्यवस्था की स्थिति बस से बदतर हालत हो गई, सड़क से लेकर जेल तक आदमी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा परिवर्तन हमारी सरकार के समय में आया है कि अखिलेश यादव की सरकार में जो परसेप्शन था कि लड़कों से गलती हो जाती है, आज जीरो टॉलरेंस की नीति तक वो आ गई है। अर्थात अगर महिलाओं के प्रति अपराध होगा तो अपराधी उसका चाहे जितना बड़ा रसूख होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हाथरस जैसी घटना जहां बेटी रो के कह रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हैं मेरे पिता को मारने में, वहां अखिलेश यादव उसको आज भी बचाते हैं, जबकि जनता ने उनको दंड दिया है, उससे भी सबक नहीं ले रहे हैं और अपराधियों को बचाने में लगे हुए। आज प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि महिलाओं की आवाज को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलना महिला सशक्तिकरण की नींव है। जितनी ज्यादा महिला जनप्रतिनिधि, वकील, पायलट, उद्यमी, सैनिक, डॉक्टर, शिक्षक, लेखक, पत्रकार, खिलाड़ी, कलाकार होंगे, ये दुनिया खूबसूरत और सशक्त लगेगी। मुझे गर्व है कि हमारे देश में स्थानीय निकायों में महिलाओं के नेतृत्व को कांग्रेस की नीतियों ने मजबूती दी। हमारे देश की महिला नेतृत्व ने दुनिया को दिखाया कि महिला सरपंच, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश को कितना शक्तिशाली और सुंदर तरीके से नेतृत्व देती हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। आशियाना इलाके में श्रीनाथ ज्वेलर्स में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। असलहों के बल पर बंधक बनाकर बदमाशों ने की थी लूट। चेन खरीदने के बहाने आए बदमाशों ने 600 ग्राम सोना और 15 किलो चांदी लूटी थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश अब की जा रही है। आज लगभग दोपहर 3:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि एक ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई है। तत्काल मौके पे पुलिस के डिफरेंट मशीनरीज वहाँ पहुँच गई
सबने जाके पूछताछ की है, वादी से बातचीत हुई है। वादी ने बताया है कि 3 लोग, कुछ लोगों में से किसी ने मास्क पहना था, किसी ने हेलमेट पहना था, वो लोग आए, पहले वो ग्राहक बनकर उनसे पूछताछ कर रहे थे और उसके बाद गाजियाबाद में सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और उनकी पत्नी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में वीके सिंह ने वैक्सीन की पहली डोज दी। सिंह ने कहा कि भारत ने बहुत मजबूती के साथ इस महामारी का डट कर मुकाबला किया है। काफी लोगों को और कोई काम नहीं है, सिर्फ अफवाहें फैलाने के और राजनीति करने के। तो ये राजनीति करने की चीज नहीं है। देश के अंदर वैक्सीन बन रहा है, देश के अंदर देश के लोगों को लग रहा है, दुनिया में सब जगह देश की तारीफ हो रही है। हम लोगों को भी अपने देश की तारीफ करनी चाहिए। तो ये थी यूपी की दमदार खबरें। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए हमारे साथ।